वेलकम स्टूडेंट। अब हम आज जो है बायोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लिक एसिड के बारे में चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि ये न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो हमारे जेनेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। दीर्घ अणु होता है, मैक्रोमोलेक्यूल्स होता है और हाई मोलेकुलर वेट का एक कंपाउंड होता है। आपको बता दें कि ये न्यूक्लिक एसिड की खोज सबसे पहले फेडरिक मिक्सचर वैज्ञानिक द्वारा पससेल में किया था। उस समय उसका नाम उसने न्यूक्लिन रखा था, जबकि बाद में चल करके जो है अल्टमैन ने उसका नाम जो है न्यूक्लिक एसिड दिया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और क्रोमोसोम, उसके अतिरिक्त जो है माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियोलस के साथ जो है क्लोरोप्लास्ट में ये पाया जाता है। आपको बता दें कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। इसके दो भाग होते हैं, एक का नाम है डीएनए और दूसरे का नाम है आरएनए। तो डीएनए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि डीएनए का स्मॉल सेगमेंट जो है जीन कहलाता है, जो माता पिता के लक्षण को उसके संतानों तक जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ढो करके लेते के आता है। अब डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड उसका फुल फॉर्म होता है। उसको अगर अलग तोड़ के बोलेंगे तो डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं। एक में अगर बोलना है तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं। और आप डीएनए का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के अणु जो है उसमें बनते हैं, टूटते हैं। तो इस तरह से जो है डीएनए क्या है, तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है या पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ही डीएनए कहलाता है। तो अब आप न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में अगर आप जानेंगे तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है दो भागों में टूटता है हाइड्रोलिसिस अगर हम करेंगे तो। एक का नाम है न्यूक्लियोसाइड और दूसरे का नाम है फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड में जो है पेंटोज शुगर होता है जिसका नाम है डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है C5H10O4। जबकि उसमें जो आपको नाइट्रोजनस बेस होता है वो दो तरह का होता है, एक का नाम है प्यूरिन और दूसरे का नाम है पायरामिडिन। प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन और गुआनिन आते हैं, जबकि पायरामिडिन के अंतर्गत साइटोसिन और थाइमिन आते हैं। आपको बता दें कि प्यूरिन जो है डबल रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है, जिसके पोजीशन नंबर जो है 1, 3, 7 और 9 पे नाइट्रोजन के परमाणु पाए जाते हैं। जबकि पायरामिडीन जो होता है वो सिंगल रिंग वाला कंपाउंड होता है, जिसके पोजीशन नंबर जो है 1 और 3 पर जो है नाइट्रोजन के कंपाउंड पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो उसमें आपको जो है शुगर, खास करके डीऑक्सीराइबोज शुगर और जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे से एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं और न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। जबकि फॉस्फोरिक एसिड जब मिल जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। और इस तरह से न्यूक्लियोटाइड ही के बहुत सारे मोलिक्यूल्स जो है, आपको बता दें कि तकरीबन जो है 4.3 मिलियन जो है न्यूक्लियोटाइड्स जो है होते हैं एक कंप्लीट जो है डीएनए में। तो इस तरह से जो है डीएनए की जो संरचना बनती है वो जो है तीन चीज़ों से के मिलने से बनती है। एक का नाम है फॉस्फोरिक एसिड, दूसरे का नाम है नाइट्रोजिनस बेस जिसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन आता है, और तीसरा जो है शुगर आता है जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब आपको बता दें कि इसी प्रकार से ठीक जो है आरएनए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि आरएनए में जो शुगर पाया जाता है उसका नाम है राइबोज शुगर, वो भी पेंटोज शुगर है जिसका फार्मूला होता है C5H10O5। जबकि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसमें भी प्यूरिन और पैरामिडिन होते हैं, लेकिन एक बेसिक डिफरेंसेस आपको याद रखना होगा कि इसमें जो थाइमिन जो नाइट्रोजिनस बेस होता है उसमें थाइमिन जो डीएनए में होता है वो आरएनए में बदल करके जो है यूरासिल में बदल जाता है। और आपको बेस पेयरिंग के बारे में आप बता दें कि एडेनिन हमेशा जो है थाइमिन से हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है, जबकि साइटोसिन जो है हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जो है गुआनिन से जुड़ता है। तो इस तरह से बेस पेयरिंग होती है और बेस पेयरिंग करके और इस तरह से जो है ये कंप्लीट एक न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करते हैं। और ये जब न्यूक्लियोटाइड्स बन जाते हैं तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब आपको बता दें कि जो हमारा डीएनए है उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डीएनए का जो है डबल हेलिक्स मॉडल क्या है, या डीएनए की संरचना के लिए जो है वाटसन और क्रिक का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो क्या है। तो उसको संक्षेप में आपको बता दें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसे तो विस्तृत बहुत समय लगेगा पढ़ाने में, लेकिन आपको जो है एक शॉर्ट में जो है समरी के तौर पे बता दें कि जो वाटसन और क्रिक के द्वारा जो डीएनए के स्ट्रक्चर की व्याख्या जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से की गई थी। और इनके द्वारा जो है 1953 में जो है ये मॉडल दिया गया था, डबल हेलिक्स मॉडल, और इसके लिए इन दोनों वैज्ञानिकों को जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
ये डबल हेलिक्स मॉडल जो होते हैं, इसकी मुख्य बातें ये होती है कि हमारा जो डीएनए होता है, प्रत्येक डीएनए वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड के दो सूत्र या दो स्ट्रैंड से मिलकर के बना होता है, जो एक हाइपोथेटिकल एक्सिस के परितः जो है, जिस तरह से सांप एक दूसरे से लिपटे होते हैं उसी तरह से लिपटा होता है। और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। देखिएगा उसमें 3' 5' और एक में 5' और 3' बना होता है, जो कि एंटी पैरेलल होते हैं, और दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो कि एक परिकाल्पनिक अक्ष या हाइपोथेटिकल एक्सिस के परितः जो है सर्कल रूप में लैडर शेप में जो है लिपटे रहते हैं। और आपको बता दें कि ये जो दोनों हमारा जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होता है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है या पूरक होता है। और जो प्रत्येक जो है सूत्र होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में आपको बता दें कि इसका निर्माण जो है नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और फिर फॉस्फोरिक एसिड के विलय से होता है। तो इसमें मोलिकुलर स्ट्रक्चर में ये है कि जो है नाइट्रोजिनस बेस जो होता है वो शुगर के जो है कार्बन नंबर 1 से जो है हमेशा जुड़ता है, लेकिन जो प्यूरिन और पायरामिडिन जो है वो अपने तकरीबन जो है पोजीशन नंबर 9 और 3 से ही पेंटोज शुगर के जो है कार्बन नंबर 1 से जुड़े होते हैं। जबकि दोनों जो है न्यूक्लियोसाइड के बीच में जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो एक तरफ जो है शुगर के 5वें कार्बन से और दूसरी तरफ जो है वो तीसरे कार्बन से जुड़ा होता है। तो इस तरह से इसकी जो है एक कंप्लीट संरचना बनती है। और इसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के रूप में अगर बता दें तो जो है जो कंप्लीट एक टर्न होता है उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड होता है, उसकी लंबाई जो है 34 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि दो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी जो है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और इनका जो डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि रेडियस जो है 10 एंगस्ट्रॉम है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि कभी कभी जो है ये क्वेश्चन 5 नंबर या 3 नंबर या 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। तो आप बता सकते हैं कि डीएनए और आरएनए में जो है प्रमुख अंतर ये है कि डीएनए जो होता है वो आनुवंशिक पदार्थ होता है, जबकि आरएनए जो होता है आनुवंशिक सूचना वाहक होता है। दूसरा अंतर ये बता सकते हैं कि डीएनए में जो है डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है, जिसका मोलिकुलर फार्मूला C5H10O4 होता है, जबकि आरएनए का जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है वो भी पेंटोज शुगर है, उसमें एक ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसका फार्मूला होता है C5H10O5। तीसरा अंतर में आप बता सकते हैं कि इसमें जो बेस होता है उसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है, जबकि आरएनए में जो है थाइमिन की जगह पे यूरासिल होता है। और अगले अंतर में ये बता सकते हैं कि डीएनए जो है हमेशा डबल हेलिक्स मॉडल के रूप में होता है, द्विसूत्री संरचना होती है, जबकि आरएनए एक सूत्री संरचना होती है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके अगले अंतर में आप बता सकते हैं कि डीएनए जो है हाई मोलिकुलर वेट वाला, जिसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या लगभग 4.3 बिलियन होती है, जबकि आरएनए में लगभग 12,000 ही न्यूक्लियोटाइड होते हैं। उसके अतिरिक्त जो है डीएनए का कोई टाइप नहीं होता है, जबकि आरएनए में जो है 3 टाइप होते हैं। एक का नाम है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए जिसको बोलते हैं, दूसरे का नाम है ट्रांसफर आरएनए, और तीसरे का नाम है आरएनए जिसका नाम है राइबोसोमल आरएनए। आपको बता दें कि मैसेंजर आरएनए के ही सूत्र पर जो है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। दूसरा जो है ट्रांसफर आरएनए जो होते हैं प्रोटीन संश्लेषण के समय में अमीनो एसिड को ढो करके और वो लेकर के आते हैं, जबकि राइबोसोमल आरएनए जो होता है राइबोसोम से जुड़ करके प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। तो इस तरह से जो है आरएनए जो है प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत हद तक मदद करता है। और इसमें जो है एक और जो है चीज़ बता दें आपको कि कुछ टर्म है जो कि पूछा जाता है कि रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए या डीएनए का द्विगुणन क्या है। तो आपको बता दें कि पुराने डीएनए से नए डीएनए का बनना जो है डीएनए का रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहलाता है, जबकि इसी डीएनए से के सूत्र पर एमआरएनए का निर्माण होता है, मैसेंजर आरएनए का, जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरी बात ये होता है कि एमआरएनए के सूत्र पर जो है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जिसे हम लोग जो है ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल हम देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ये चैप्टर है, और ये हमारे जीनेटिक्स में काफ़ी महत्व रखता है। तो आप कभी कभी जो है अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूक्लिक एसिड या फिर डीएनए आरएनए का क्या मतलब कि महत्व है। तो आप बता सकते हैं कि डीएनए के रिप्लिकेशन के चलते ही जब इसकी संख्या बढ़ जाती है तो हमारा सेल डिवीजन होता है, कोशिकाएं बढ़ती है। दूसरा ये होता है कि क्रोमोसोम का एक अहम हिस्सा होता है जो कि डीएनए का सेगमेंट जीन कहलाता है, जो आनुवंशिक लक्षणों को जो है पैतृक माता पिता से जो है उसके संततियों तक ढो करके या ऑफस्प्रिंग तक ढो करके लाता है। फिर उसके बाद जो है यही डीएनए है जो कि हमारे कोशिकाओं का जो है एक महत्वपूर्ण जो है हिस्सा होता है।
तो इस तरह से जो है हमारे हमारे शरीर में। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक और जो है आपको बता दें कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, इसको हम अलग से चर्चा करेंगे। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में भी जो है इसी डीएनए के का जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस है, जो कि अपराध जगत में या फिर जो है पैतृक जो है या रिलेशंस की पहचान करने में जो है इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि जो है डीएनए से रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो आएंगे इसमें करीब करीब हो गया। और संक्षिप्त रूप में जो है आप इसको जो है वीडियो को सुनिए और इस तरह से जो है आप अपने भाषा में इसको बना के लिखेंगे। हम आशा करते हैं कि जो है ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।